आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। देश भर में आज लोग संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। देर रात से भीषण ठंड के बीच लोग नदी तालाबों के किनारे आस्था की डुबकी लगाते नजर आते हैं। आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है क्योंकि आज से शुभ दिनों की शुरुआत हो गई है। लोग आज से मांगलिक कार्य की शुरुआत करते हैं। इसके साथ आज संक्रांति के मौके पर बिहार में दही चूड़ा और तिल खाने की परंपरा है। सियासी जगत में इस दिन को और भी खास माना जाता है। लेकिन हाल के दिनों में जैसे ही मांग चलिए पटना के रुपेश हत्याकांड की बात करते हैं। 36 घंटे हो गए हैं, पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है लेकिन कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा। और इस बीच सीएम ने डीजीपी से बात कर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। ये वो सीसीटीवी का फुटेज है जो पुलिस को रुपेश के हत्यारों तक पहुंचा सकता है। सीसीटीवी का ये फुटेज उस वक्त का है जब रुपेश एयरपोर्ट से घर जा रहे थे। काले रंग की इसी कार में बैठकर रुपेश घर जा रहे थे। तभी शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनाई चक में उनके अपार्टमेंट के सामने ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्यारों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश तो कर रही है लेकिन अभी तक पुख्ता कुछ भी हाथ नहीं लगा है। सीसीटीवी कैमरा में से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो शेयर नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हम लोग क्लू मिला है, हम लोग उस पे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिला है। आप लोगों को कर रहे हैं काम क्योंकि आप लोगों को सुराग मिला है, सुराग मिला है। निश्चित रूप से कुछ है हम लोग के पास क्लू, आगे हम लोग काम क्या पटना एयरपोर्ट पर जांच के लिए अभी पहुंचे हैं आप? अब छानबीन कई जगह हो रही है, हमारी टीम कई जगह काम कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो रुपेश हत्याकांड में मुंगेर में बनी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। एयरपोर्ट से लेकर घर तक रुपेश सिंह की रेकी की गई थी। जाहिर है हथियारों तक पहुंचने के लिए फिलहाल सीसीटीवी ही सबसे बड़ा हथियार है। एयरपोर्ट से लेकर शास्त्री नगर तक लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस पुनाई चक चौक से रुपेश के घर का रास्ता जाता है उस चौक के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। सड़क है जो रुपेश सिंह के घर जाती है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस चौराहे पर किसी भी बिल्डिंग पर कहीं पे अगर आप देख लें पोल पे तो कहीं पे सीसीटीवी कैमरा जो है वो नहीं लगा हुआ है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि पुनाई चक चौराहे पर जहां पे दुर्घटना हुई है, जो जाने का रास्ता है, यही मुख्य सड़क से जो है वो अपराधी गए होंगे या फिर रुपेश सिंह का आने का जो पूरा जो रास्ता है वो यही है। लेकिन यहाँ पे एक भी सीसीटीवी कैमरा जो है वो नहीं लगा हुआ है। राजधानी पटना में सरेशाम हुए हत्याकांड ने हड़कंप मचा दिया है। कानून व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में है, लिहाजा सीएम नीतीश कुमार भी एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने खुद डीजीपी से मामले की जानकारी ली है और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रुपेश हत्याकांड को दुखद बताते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी कहा कि इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारी होगी। देखिए, रुपेश जी की हत्या बहुत ही दुखद है, लेकिन आपको पता है कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही हमेशा संवेदनशील रही है और अभी भी है। और जो आपराधिक घटना घटी है अंजाम में, आप पहले और अब में अंतर है। पहले क्या होता था कि अपराधियों को संरक्षण मिलता था। अब अगर कोई आपराधिक घटना घट भी जाती है तो अपराधी भी पकड़े जाते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है। अंतर है, जो भी घटना को अंजाम दिया उस पर कार्रवाई हो। रुपेश सिंह की जो हत्या पटना में हुई है ये बहुत दुखद है। रुपेश सिंह एक बेहतरीन इंसान थे, एक हंसमुख इंसान थे, हम लोग के मित्र थे। क्या कारण है, कौन इसके पीछे, कौन बिहार को बदनाम करना चाहता है, कौन बिहार सरकार को बदनाम करना चाहता है, कौन इस तरह हत्या की राजनीति करना चाहता है, ये सब की जांच होनी चाहिए। और जो लोग भी रुपेश सिंह की हत्या के पीछे हों उनको तलाशना चाहिए और फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए।
तो रुपेश हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। आइए 10 पॉइंट के जरिए बताते हैं अब तक की अपडेट क्या है। तो अपडेट जानिए अभी तक क्या हुआ है। 10 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला यह कि पटना एयरपोर्ट पर 8 से 10 घंटे जांच की गई। एयरपोर्ट पर कई कर्मचारियों से पूछताछ हुई। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कुछ चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। एयरपोर्ट से सीसीटीवी फुटेज लिया गया है। रुपेश को 6 से ज्यादा गोलियां मारी गई हैं। हाथ और सीने पर 1 दर्जन से ज्यादा जख्म के निशान हैं। मुंगेर निर्मित पिस्टल से रुपेश की हत्या की गई। 7.65 mm की गोलियां दागी गई थी। पहले दूर से चलाई गई गोली फिर पास जाकर मारा गया। एयरपोर्ट से शास्त्री के बीच सीसीटीवी की जांच अभी भी जारी है। तो ये 10 बिंदु हैं जिसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि जांच किस दिशा की तरफ जा रही है और अभी तक हुआ क्या। रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। आरजेडी की तरफ से जहां नीतीश कुमार के इस्तीफे की डिमांड की जा रही है, वहीं सत्ता पक्ष प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहा है। राजधानी पटना में सरेआम हत्या से हड़कंप मच गया है। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। रुपेश सिंह का कातिल कौन है, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। रुपेश सिंह की हत्या के बाद लोगों में दहशत है, तो मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में दिख रही है। हत्याएं की दौड़ चल रही है। कोई भी आम आवाम सुरक्षित नहीं है, चाहे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सब लोगों का जान सांसत में है। और ये सरकार कानून व्यवस्था कंट्रोल करने में नाकाम रही है। मैं समझता हूं कि रुपेश के हत्यारों को तत्काल तो गिरफ्तार करना ही चाहिए, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, खासकर स्टेट कैपिटल सुरक्षित रहे, लोगों की जान माल सुरक्षा रहे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए चुनौती है और चुनौती को स्वीकार हम लोग कर रहे हैं। जो भी हत्यारा होगा निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। कुछ समय आप लोग दीजिए। वो आदमी सबों के दिल में रहने वाला व्यक्ति था और निश्चित तौर पर बिहार पुलिस सक्षम है। प्रभाव से भी आकर के विरोधी और अपराधी उन पर ऐसा या हत्या का काम किए होंगे, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। इसकी पुनः मैं कहता हूं कि इससे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार डीजीपी करावें और चुनौती के जैसा लेकर के और उन अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। पुलिस इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच में जुट गई है, लेकिन जब तक सफलता नहीं मिलती विपक्ष का हमला जारी रहेगा। जाहिर है सत्ताधारी नेताओं के लिए जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पॉलिटिकल साजिश है। 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरा से पूरा मंत्रालय, मुख्यमंत्री, डीजीपी और 15 गोली मार दिया जाता है। कहीं न कहीं इस विश्वास को जीतने के लिए पटना पुलिस के लिए यह बहुत चुनौतीपूर्ण केस है और शीघ्र इसका कुछ न कुछ इनको कंक्लूजन की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसआईटी वगैरह का गठन उठन हुआ है। रुपेश के हत्यारे कौन हैं और उनकी हत्या क्यों की गई, ये जानना पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा, क्योंकि हत्याकांड के बाद लोग सुरक्षा को लेकर सहमे हुए हैं। जाहिर है मामला राजधानी से जुड़ा है और ऐसे में पुलिस की चुनौती और बड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, बिहार, झारखंड। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने फिर बेतुका बयान दिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि मर्डर हो जाना अपराध नहीं है। बिहार में क्राइम कंट्रोल हुआ है, मर्डर तो हो जाता है, इसमें प्रशासन क्या करेगा, सरकार क्या करेगी। दरअसल भागलपुर में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी, जिसका इलाज चल रहा है। विधायक उसे देखने आए थे और इसी दौरान जब उनसे अपराध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में अब क्राइम पूरी तरह से कंट्रोल में है, अपराध तो 15 साल पहले होता था। अगर आप पूछना चाहते हैं, आदमी चल नहीं पा रहा था,
क्राइम कंट्रोल हुआ है। अब आर्डर मर्डर हो जाना, उससे कुछ हो जाना, जिसको वो रोक नहीं पाता है, प्रशासन क्या करे, सरकार क्या करे? सरकार पर निर्भर हो गया सब। सरकार जो करेगा, अरे मार करके आप, सरकार क्या करेगा? इधर सिवान में अपराधियों ने सरेशाम बीच बाजार फायरिंग कर दहशत फैला दी। अपराधियों ने सदर अस्पताल के ठीक सामने एक दवा दुकान पर फायरिंग की। हालांकि दुकानदार बाल बाल बच गया। बीच बाजार फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। बाद में एसडीपीओ जांच के लिए मौके पर पहुंचे। दुकानदार ने बताया कि बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने फायरिंग की। पुलिस सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान की कोशिश में जुटी है। और मुजफ्फरपुर से खबर, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक से 5,20,000 रुपए लूट लिए। हथियारों से लैस अपराधियों ने बैंक में घुसकर बैंक के और ग्राहक के 5,20,000 रुपए लूटे हैं। इनमें 4,68,000 रुपए बैंक के हैं और शेष ग्राहकों से लूटे गए पैसे हैं। घटना है अहियापुर थाना इलाके की, जहां गरहा ब्रांच है। सब यंग ब्लड थे बैंक में, जो ले गए हथियार के बल। कितने लोग थे? 5 से 7 क्या मतलब बैंक में आते के साथ क्या किया पहले उन लोगों ने? हम लोग को उठा के साइड कर दिया। हाथापाई नहीं किया है कि साहब को कैशियर को मारा, एक राहत थे उनके साथ भी 2-4 लपट किया। बताया गया उसके अनुसार करीबन 4,68,000 की लूट हुई है। सूचना पे पुलिस पहुंच करके अपना जांच और अनुसंधान का कार्य प्रारंभ कर दी है। और वैशाली पुलिस ने मुथूट फाइनेंस से सोना लूट के मास्टरमाइंड धर्मेंद्र गोप के करीबी लाल बाबू राय को 410 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 17 किलोग्राम सोना बरामद हो चुका है। 2019 में मुथूट फाइनेंस से 51 किलोग्राम सोने की लूट हुई थी, जिस मामले में अब तक 25 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक प्रमुख अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। मुथूट सोना लूट के जो 2019 में हुआ था नवंबर में जिले में, लाल बाबू नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। उनकी निशानदेही पे 410 ग्राम के सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। इस बरामदगी को ऐड करते हुए कुल बरामदगी इस केस में अब तक 17 किलो 738 ग्राम सोना की बरामदगी हो चुकी है। मधुबनी के हरलाखी में नाबालिग दिव्यांग लड़की से दरिंदगी मामले में पुलिस ने सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना की वैज्ञानिक जांच के लिए मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम हरलाखी पहुंची। एसडीपीओ के मुताबिक आरोपियों ने गैंगरेप के बाद अपनी पहचान छिपाने की मंशा से विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हमारे पुलिस अधीक्षक कप्तान मधुबनी ये पूरे केस को अनुसरण कर मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसमें वो टीम गठन किया गया इंस्पेक्टर बेनीपति अंचल नेतृत्व में। उसमें सहारघाट थे, हरलाखी थे, खिरहर थे। रोहतास के एसपी डेहरी ऑन सोन में पैदल गश्ती पर निकले और इस दौरान सड़कों पर बेवजह तफरीह कर रहे लोग भाग निकले। एसपी ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया है कि हफ्ते में 1 दिन पैदल गश्ती पर निकले और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद की। अपराध नियंत्रण, यातायात संधारण तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक पैदल गश्ती करेंगे। विशेष करके कम से कम बुधवार को शाम में जरूर पैदल गश्ती करेंगे। मार्केट एरिया तथा शहरी क्षेत्र के चाहे किसी भी थाना क्षेत्र का जो भी शहरी क्षेत्र या मार्केट क्षेत्र है और पैदल गश्ती करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। बिहार ट्रक हॉनर्स एसोसिएशन ने 15 जनवरी से चक्का जाम का ऐलान किया है। एसोसिएशन दिसंबर में लाए गए अध्यादेश का विरोध कर रहा है और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगों पर विचार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। परिवहन विभाग के वादा खिलाफी के विरोध में फिर से एक बार ट्रक एसोसिएशन ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यानी अब 15 जनवरी की मध्य रात्रि से पूरे बिहार में 5 लाख ट्रकों का पहिया थम जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जो एसोसिएशन के लोग हैं, देख सकते हैं तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं, इन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बतौर परिवहन सचिव के साथ साथ जो परिवहन मंत्री हैं, उनके साथ कई दफे वार्ता भी हुई है, लेकिन जो
अधिनियम लाया गया है, उस अधिनियम का ये लोग लगातार विरोध करते आ रहे हैं। आश्वासन जरूर मिला लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई है। नतीजा ट्रक का पहिया थमने वाला है। हम बात करते हैं, क्या है, आप लोगों ने ऐलान फिर से कर दिया है, क्यों? सरकार हमें 1 सप्ताह का समय मांगी थी। 7 तारीख को हमारा हड़ताल था, चक्का आंदोलन था। सरकार ने 1 सप्ताह का समय मांगी। 12 तारीख को हमने समय दिया कैबिनेट तक। उन्होंने कहा था कैबिनेट तक समय दीजिए, क्योंकि कैबिनेट से पास हुआ है। और हमने आज देखा कैबिनेट में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। अब हम ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमने अभी ऐलान किया है जो 15 तारीख के मध्य रात्रि से हम अपनी तमाम गाड़ियों को बंद कर देंगे। क्या आश्वासन मिला था, डिमांड क्या था, एक्ट क्या था, ये बताइए। ये 16 दिसंबर को सभी गाड़ियों को 6 चक्का से 12 चक्का की गाड़ियों को बालू गिट्टी लादने पर डाला काटने का आदेश था, और 14 से 22 चक्के की गाड़ियों को बालू गिट्टी पर प्रतिबंध लग गया था। खेतों तक बिजली पहुंचने से खेतों की सिंचाई आसान हो गई, लेकिन ज्यादा बिजली बिल लाने से पूर्णिया के किसान परेशान हैं, जिसे रोकने की जरूरत है। वहीं पूर्णिया में कई नहर सालों से बंद है और किसान लाभ से वंचित हैं। किसानों से बात की हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। सरकार ने हर खेत में बिजली पहुंचाने की योजना चालू की है ताकि खेतों की कम कीमत पर सिंचाई हो सके। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के परौरा गांव में, और यहां हमारे साथ कुछ किसान भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस योजना से कितनी सुविधा मिल रही है इन्हें। बिजली का जो बिल है वो 65 पैसा पर यूनिट के हिसाब से, शायद कृषि पर है, हम पूरी जानकारी नहीं है, उस हिसाब से लगता है। तो ये तो काफ़ी कम है, खर्च तो कम लगेगा ही। हालांकि बिजली भी अब रहती है, लेकिन अभी हम लोग लगाए हैं तो अभी तक मोटर चालू नहीं किए हैं। लेकिन बिजली का बिल भेज दिया तो हमने उनसे पूछा तो वो बताया कि ये फिक्स है। हम कई बार लिख के दिए, ये अभी भी इस पे ढेर सारा ट्रैक्टर चल रहा है जिससे नहर खराब हो गया है। हमारे साथ कुछ और किसान हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि आपके खेत के बगल में नहर भी है? हाँ है। क्या स्थिति है नहर की? नहर का जर्जर स्थिति है, जर्जर स्थिति है। कब से पानी नहीं आया? लगभग 15 साल से। 15 साल से ऊपर हो गया, पानी नहीं आ रहा। उसका टैक्स तो आप लोग भरते होंगे? टैक्स के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। ये जो सरकार ने हर खेत में बिजली से सिंचाई योजना का ये है, उसमें आप लोग भी अप्लाई किए हैं? हाँ, किए हुए हैं। कितना फायदा कारक ये लग रहा है? बहुत फायदा कारक है। अगर समय समय पर बिजली मिल जाए और बिजली सहयोग साथ दे समय पे, तो बहुत फायदा कारक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार राय हुआ। तो यहाँ जो किसान है उन लोगों का कहना है कि जो सरकार ने बिजली से सिंचाई योजना चालू की है, इसका उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है। काफ़ी सस्ते दर पर उनके खेतों की सिंचाई हो रही है। लेकिन जो यहाँ बगल में नहर है, वो नहर 15 वर्षों से बंद पड़ा है। अगर उस नहर को भी चालू कर दिया जाए तो किसानों में और ज़्यादा खुशहाली आएगी। हालांकि कुछ किसानों की शिकायत है कि बिजली विभाग द्वारा अनाप शनाप बिल भेजा जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, परौरा, पूर्णिया। 7 नदियों से घिरे खगड़िया जिले में बाढ़ के साथ कटाव और पुनर्वास एक बड़ी समस्या है। कटाव का दंश झेल रहे कटाव पीड़ित सालों से बांध पर शरण लिए हुए हैं। पुनर्वास की आस में लोग बांध पर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं, लेकिन आश्वासन के नाम पर आज तक इन्हें कुछ भी नहीं मिला। ठंड में बेलदौर के तेलिहार बांध पर लोगों की जिंदगी कैसे कट रही है, ये हम बता रहे हैं दिग्विजय कुमार। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में कटाव एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पुनर्वास को लेकर के यहाँ के 1 दर्जन ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे कटाव जो लगातार वहाँ पे हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है पुनर्वास को लेकर के, जो कटाव पीड़ित हैं वो कहीं बांध के किनारे रह रहे हैं तो कहीं सड़क पे रह रहे हैं। एक तरह से कहे कि पूरा जो बेलदौर जो प्रखंड का 5 से अधिक पंचायत है यहाँ पे जो कटाव के शिकार हैं। कम से कम 10 साल से लोग जो है सो इस एक बांध के नीचे शरण लिए हुए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये तेलिहार गांव के लोग हैं जो 8 से 10 साल से ये लोग विस्थापित होकर के यहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो जिला प्रशासन या सरकार जो दावे कर रही है कि पुनर्वासित किया जा रहा है जो कटाव पीड़ित है, लेकिन इन लोगों को अभी तक कोई पुनर्वास के लिए न तो कोई पहल की गई है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कटाव पीड़ित हैं, उनसे ये हम बात करते हैं। अच्छा बताइए कि कैसे आप यहाँ रह रही हैं? चीज़ कितने साल से?
यहाँ रह रहे 10 साल से। और 10 साल से हम लोग को कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, एकदम नहीं। अभी कहाँ रह रही? अभी भित्ता पर हम लोग समय के बितबै छिए। ई भित्ता पर हमरा लोग के बड़ी कष्ट हो रहल छे, बाल बच्चा सब के कष्ट हो रहल छे, शरीर पर बस्तर नहीं छे, छप्पर पर खोर नहीं छे, घर में खर्चा नहीं छे। पहले कहाँ चलिए जे कट के यहाँ एलिए? पहले हम लोग रहिए 83 पश्चिम, वहाँ से हम लोग कट के एलिए। सारा चीज बीत हमर भैंस गेले, कोई चीज हमरा नहीं रहले, बड़ी कष्ट में हम लोग समय के झोल रहल छिए ई किनार में। हमारे बेलदौर प्रखंड के माननीय विधायक महोदय को भी जानकारी दिया, उसके बाद प्रखंड का स्तर जिला जो कि है हमारे अंचल अधिकारी उनको तथा SDO साहब और सुनने वाला नहीं है। कोई भी सभी यही सर कहते रहे कि हम जल्द ही आप लोगों को पुनर्वास के लिए ज़मीन उपलब्ध करा देंगे, लेकिन 10 साल से ज़्यादा हो गया हम लोगों को नदी किनारे ही रह रहा हूँ झुग्गी झोपड़ी बना करके, लेकिन आज तक कोई भी प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं की। जाहिर है जो ये कटाव पीड़ित है, ये तेलिहार गांव के लोग हैं, 100 से अधिक कटाव पीड़ित है जो 10 साल से पुनर्वास की आस लेकर के इस बांध के किनारे रह रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।